आज का बेटा हमारा टॉपिक है 12.5 वो लाइंस एंड प्लेन्स। हाँ, जो हमारा सिलेबस में टॉपिक था वो असल में यही टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए हमने जो पिछले वाले लेक्चर में जो 12.1 2 3 4 था उसका थोड़ा सा रिव्यू किया था, क्योंकि वो चीज़ें किसी न किसी हवाले से किसी न किसी तरीके से यहाँ पे ना यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं सर जैसे। जो हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री का लिखा हुआ है वो ये 12.5 ही है। हाँ, वो यही है। कोई अलहदा से तो नहीं है उसका कोई सीन, मतलब कि नहीं, यही यही है है ना। बस लाइंस एंड प्लेस इन स्पेस। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा देख लूँ। वैसे तो वो यही है, क्योंकि मैंने साथ में एक कुलीग जो और दूसरे सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं मैंने उनसे भी कंफर्म कर लिया था। ये है वही ना, इक्वेशंस फॉर प्लेन ही है ना, वही स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये लाइंस एंड स्पेस इन प्लेन और लाइंस एंड प्लेन्स इन स्पेस, ये यही बन जाता है। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करें। अच्छा बेटा जी, ये पहला इसमें टॉपिक आ जाता है ये वाला, लाइक लाइंस। और ये लाइन सेगमेंट को आपने प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसकी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है ये। हम्म, ये a vector equation for a line है through point this parallel to v is, ये आप उसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऊपर इसके डायग्राम को देखते हैं जरा। ये देखिए, ये पॉइंट पी नॉट है जो रेड लाइन पे शो हो रहा है, और इस पॉइंट में से गुजरती हुई जो स्ट्रेट लाइन है ये एल, और ये किसके पैरेलल है, ये वेक्टर वी के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका अगर हमने स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है तो हम उसके ऊपर एक रैंडम पॉइंट जनरल पी ऑफ एक्स वाई जेड, तो वो किसी भी पॉइंट जो इस लाइन पर उसकी पोजीशन को हम कैसे मेंशन करेंगे, एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उस तरीके से आप उसकी लाइन की इक्वेशन इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ये वाली। ठीक है? अब इसमें जहाँ से वो वेक्टर स्टार्ट हो है और जो सिंबल आ रहा है लेफ्ट साइड वाला, वो एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बन जाएगा, जैसे पी ऑफ एक्स वाई जेड है, उसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे वो एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। और उसकी पोजीशन को आप कैसे मेंशन करोगे, विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर आर। और एल आपके पास वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर नोट उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, पी नोट वो पॉइंट है जहाँ से वो पास कर रहा है, टी इसमें पैरामीटर है, और जो वी है, वी वो वेक्टर है जिसके पैरेलल हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज और, कि अगर हम यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर यहाँ पे रिप्लेस कर दें, जैसे कि हमने आर के बारे में कहा कि आर क्या है, एनी पॉइंट पी जो है ये उसका पोजीशन वेक्टर। अगर पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स वाई एंड जी, तो उसको जब आप ऐसे करके, सॉरी, ये ऐसे रीजन से जब आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास ना जैसे पोजीशन वेक्टर नॉर्मली बन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेस में, तो स्पेस को ऐसे पेज पे थोड़ा सा लोकेट करना मुश्किल होता है, लेकिन आप उसका आइडिया माइंड में लेके आए कि कोई भी पॉइंट आपने उसको रीजन से मिला देना तो आपके पास ओपी जो वेक्टर बनेगा, इस ओपी वेक्टर को वो आर कह देते हैं। और ये आपके पास कैसे आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इक्वल्स टू आर नोट है, आर नोट बेसिकली आपके पास ना ये जो पॉइंट है पी नोट इसका पोजीशन वेक्टर है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स नोट आई प्लस वाई नोट जे प्लस जेड नोट के प्लस टी आगे एज इट इज पैरामीटर, और यहाँ पे वो वी जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट वो वी वन आई, ठीक है, प्लस वी टू जे, और सिमिलरली वो वी थ्री के। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को ना कंपेयर जब करेंगे, आई कोफिशिएंट्स को, जे के कोफिशिएंट्स को, के कोफिशिएंट्स को, तो आपके पास ना यहाँ से ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। आई के कंपोनेंट को कंपेयर करने से, ये जे को, और ये के को कंपेयर करने से, इन तीनों इक्वेशंस को हम कहते हैं कि दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
The standard parameterization of the line through point this p नोट x नोट y नोट z नोट and parallel to the vector this, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं where t is the parameter। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए जरा एग्जाम्पल 1 से आप क्लियर होगा। आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की, पासिंग टू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो ये जो वेक्टर v है हमारे पास, यहाँ से ये v1 v2 v3 आ जाएंगे, ये v1 ये v2 वेक्टर आ जाएगा, अब कंपोनेंट आ जाएगा उसका, और ये v3 आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा x नोट, ये y नोट और ये z नोट। आपने क्या करना है, बस यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर देना, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली जो एग्जांपल 2 है, इसमें देखिए हमारे पास ना 2 पॉइंट्स गिवन है। ओरिजिनली हमें एक पॉइंट चाहिए था और एक वेक्टर चाहिए था जिसके पैरेलल हमने अपनी रिक्वायर्ड लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास वो वेक्टर v तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, p और q को ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लेंगे, और इसी वेक्टर को हम यूज करेंगे एज ए वेक्टर v, जैसे यहाँ पे हमने इसको यूज किया। ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर v आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद चाहे आप इस पॉइंट को यूज कर लें x नोट y नोट z नोट, या फिर आप इसको कर लें, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों पॉइंट में से पास कर रही है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, देयर विल बी नो इशू। तो इस तरीके से आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये देखिए जरा, ये हमारे पास वेक्टर v आ गया। उसके बाद ये पैरेलल जो x नोट y नोट z, ये पॉइंट p ले लिया, उससे ये बन जाएंगे, जो पॉइंट q लेंगे उससे ये बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये वाला सर काइंडली वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस काइंडली फिर से दिखा के समझा दें। क्या हुआ इसे, ये फॉर्मूला था ना, ये वाला। सर विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल समझा दें, वो फॉर्मूला की कख समझ नहीं आ रही। अच्छा, फॉर्मूला की कख समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये जो था ना, लाइक आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट बेसिकली आपके पास आ जाएगा एक्स नॉट, ये वाला सर एक्स नॉट। पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती कि ये यूज किस लिए होती हैं? समटाइम्स ना हमारे पास जैसे कोई इक्वेशन है, उसको रिप्रेजेंट करना जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम उसको ना ज़रा एक्सप्रेस आसान करने के लिए उसमें कोई ना नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपनी तरफ से। तो वो जो नया वेरिएबल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो असल में पैरामीटर बन जाता है। तो कोई अगर एक हमें पैरामीटर जो है, तो इस लाइन को हम इसलिए ले रहे हैं कि इस लाइन का जो है ग्रेडियंट या जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं वो इस लाइन के इक्वल होगा, इस बात इस लाइन को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। किस लाइन का एज रेफरेंस की बात करें आप? सर ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए हमें ये 3D वेक्टर्स का जो ग्रेडियंट होता है मेरे ख्याल से वो भी चाहिए होता है ना हमें। आई डोंट नो उसको कहते क्या है, बट वो ग्रेडियंट के तौर पर काम करता है, और एक्स वाई और जी का जो रेशियो होता है दोनों का। नहीं, अभी वो आगे चल के चीज़ें आएंगी, अभी फॉर द टाइमिंग सिंपल आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है, आपने इसको रिप्रेजेंट करना, अभी उसमें एंगल का कोई रोल नहीं है। आप उसी इक्वेशन की ना डिफरेंट फॉर्म देख रहे हैं। जैसे शुरू में आपने जो है ना इंटर में पढ़ा होगा ना, आपके पास एक इक्वेशन होती थी, तो आप उसी इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, लाइक वो इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एक वो वाली फॉर्म होती थी नॉर्मल फॉर्म, और इस टाइप की एक आध और फॉर्म सर होती थी। अगर एक्चुअली लॉजिक आप देखा जाए, सिंपली आप उसको जो है ना, लाइक एक इक्वेशन है, उसको एक डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसकी एक आसान शेप बन जाए, और इसमें सर कोई अगर बात नहीं। सर अगर देखा जाए तो लॉजिक तो वही कहता है कि ये ऊपर वाली लाइन भी पैरेलल है और नीचे वाली लाइन जो हम पी क्यू बना रहे हैं तो वो भी हम्म, इन दोनों लाइंस के जो बीच में से गुजरी वो भी पैरेलल होगी, तो जो हाँ। ग्रेडियंट वाली बात है वो अप्लाई होगी इसके ऊपर। अच्छा, चलिए आप अप्लाई करें फिर। सर ये आपने हाँ ऐसी जी। मुहावरत में कहा है कि मुहावरत में कहा है कि मुझे करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आपने कहा है कि वो होगी। देखिए डेफिनेटली वो जब आप उसको देखेंगे ना उस लाइन को, तो आप उसको लाइक एक्स एक्सिस या एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ये वो जहां जहां से भी वो लाइन पास कर रही है, डेफिनेटली देयर विल बी एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दैट लाइन, वाई एक्सिस एंड दैट लाइन, जेड एक्सिस एंड दैट लाइन, लेकिन अभी फॉर दैट टाइम दे आर नॉट रिक्वायर्ड।
मैं ये बात कर रहा था, अभी सिर्फ आप ये सीख रहे हैं हाउ टू प्रेजेंट एन इक्वेशन इन एन इजीएस्ट फॉर्म व्हाइल यूजिंग एन पैरामीटर। तो सर ये जो है इसको हम वैल्यू कौन सी देंगे और किस तरह से देंगे कि जिससे हम एक्स वाई और जी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये टी है एक्स क्या? इसकी ये यहाँ पे आप बात कर रहे हैं लाइक ये इधर। यहाँ पे नहीं सर, ये नीचे ये एग्जांपल वन के जो सॉल्यूशन के अंदर जो टी है, जो अ, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर जो टी है। यहाँ पे बात कर रहे हैं जी जी इधर। जी। हाँ हाँ, ये टी क्या शो करता है? ये टी कौन सा पैरामीटर जिसे देने से उसके एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स आ इससे जाएंगे? रिलेटेड ना आगे एक एग्जांपल आएगी, एक और, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए उन्होंने टी को यहाँ पे रेंज दी है ये वाली, ठीक है। तो वो लाइन यहाँ से आप ऊपर बढ़ाते जाएं अप टिल इन्फिनिटी, ये लाइन नीचे बढ़ाते जाएं। सो आप कोई भी वैल्यू यहाँ से टी को लेकर इधर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास उस पॉइंट पे लाइक उस टी की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक लाइन चाहिए जो एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक जा रही है पूरी, वो लाइक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक नहीं चाहिए, तो उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल आगे आ रही है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब चलिए आगे। प्लीज सर प्लीज। थैंक यू। ये देखें ज़रा, इसमें वही पी और क्यू है। यहाँ पे लाइन की ना आप देखें वो इस पॉइंट से बाहर नहीं जा रही और इस पॉइंट से बाहर भी नहीं जा रही। तो यहाँ पे टी की रेंज चेक करें, 0 to 1 है। जब आप 0 रिप्लेस करेंगे ना इन लाइंस में तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और जब आप 1 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट क्यू आ जाएगा, और बाकी सारे पॉइंट ये 0 to 1 टी की रेंज देंगे ना तो आपके पास ये वाली एक स्ट्रेट लाइन बने, उससे बाहर नहीं जाएगी। सर ये बेसिकली रेंज है ये 3D पैरामीटर्स के लिए। तो जो 0 to 1 हम कर देंगे ना, उसकी रेंज लगा देंगे पैरामीटर की, तो उसमें हमारी जो लाइन बनेगी वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान रहेगी। अदरवाइज जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखें ज़रा, यहाँ पे देखें वो लाइन उन पॉइंट से बाहर जा रही है एक, जैसे पूरा एक्स एक्सिस होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ, ये लाइन वैसी हो जाएगी। ठीक हो गया। जी सर। चलिए आगे चलते हैं। ये एक और वे है लाइन को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे जैसे ये वेक्टर है v, जिसको हम कहते हैं कि लाइन शुड बी, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल टू द वेक्टर v है। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए उसकी मैग्नीट्यूड को अलहदा ले लिया और ये उसकी डायरेक्शन के लिए इसका यूनिट वेक्टर अलहदा मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसको वो कैसे ले रहे हैं, आर नोट, जैसे हम कह रहे थे कि हमारा वो, मैं ऊपर यहाँ से बताता हूँ, ये देखें अगर यहाँ से ये 0 है तो हम इसको पी को एक्स नोट वाई नोट जेड नोट कंसिडर कर देंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास उसका टर्मिनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे ये जो आर नोट है ना, इसको कह रहे हैं इनिशियल पोजीशन उसकी। सर वी हमारे पास ये वी यूनिट वेक्टर नहीं होता? वी हमारे पास एक सिंपल वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर नहीं है। आप देखें जरा उसकी ऊपर मैं करता हूँ। ये एग्जांपल देखें, ये कहाँ से यूनिट वेक्टर है, तो सर जो फोर। सिंपल तो सर अगर इस वी को निकालना है तो अगर जो सिंपल वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड अगर यूनिट वेक्टर मेरे ख्याल से वो जो होती है तो वो अप्लाई करके इसको कर सकते हैं। हाँ तो वो तो यूनिट वेक्टर तो आप किसी भी वेक्टर को बना सकते हैं। इफ इट इज नॉट यूनिट वेक्टर, डिवाइड द मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आपके पास यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे ये, तो ये जो पैरामीटर टी है उसको अब वो टाइम कंसिडर कर रहे हैं, बाकी जो उसकी मैग्नीट्यूड है उसको वो स्पीड कंसिडर कर रहे हैं, और ये आपके पास डायरेक्शन आ जाए। इसको यूटिलाइज करते हुए इस फॉर्म में, तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो हेलीकॉप्टर है वो ओरिजिन से स्टार्ट करके पॉइंट ये जो 1 1 है ना यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ना एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। वो वेक्टर क्या आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस के। अच्छा, उस वेक्टर को इस तरीके से ये इन्होंने यूनिट वेक्टर बना दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ना लाइक ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमें ये रिक्वायर्ड था लाइक डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे आप ये वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद v को हमने कहा था कि ये स्पीड है, तो स्पीड देखें यहाँ पे मेंशन है 60 फीट पर सेकंड, स्पीड आ गया। और आर नोट आके पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है,
तो हमारे पास ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था ना। हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम माई हेलीपैड एट द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस। ठीक है, तो ओरिजिन उसका जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन को आप कैसे मेंशन करोगे, वो जीरो वेक्टर आप कह लें। ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर के फॉर्म में बात करें, ये सारी वैल्यूज आपको सर यहाँ पे इसमें ग्रेडियंट नहीं होगा हमारे पास कि उसमें तो क्या है 60 फीट पर सेकंड जा रहा है, बट किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स की डायरेक्शन में, वाई में, जी में? आपने आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, मुझे लगता है, देख लें, दोबारा पढ़ लें बेटा। तो पढ़ी है उसने, सर स्पीड बता दी है, उसने इनिशियल पोजीशन भी बता दी है। स्प्लिट से वो पहले कह ही रहा देख है लें। कि ये 111 ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो उसने हमें एक लाइन दे दी और ओरिजिन से कहा था। ठीक हो गया, तो उसी डायरेक्शन में मूव करें। ओके, अच्छा, अब वो इस फॉर्मूला में आपने वैल्यूज रिप्लेस कर दी है। स्पीड की जगह पे वो आपको गिवन था 60 यू, वो जो डायरेक्शन वेक्टर था वो आपने उनसे इस तरीके से डायरेक्शन बना ली थी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। आर नोट आपके पास था लाइक ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो जीरो वेक्टर था, तो उसको आप जीरो आई जीरो जे जीरो के लिखे, तो उन्होंने सिंपली उसको ना बोल्ड करके देखें जीरो लिखा हुआ है, इट मीन्स ये जीरो वेक्टर है। ठीक है, इन सबको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये बन गया। अब इसमें आप टी रिप्रेजेंट कर देंगे 10 सेकंड जो आपको गिवन था, तो आपके पास उसकी पोजीशन आ जाएगी कि 10 सेकंड में वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा ओरिजिन से इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 111। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। आपके पास जैसे यहाँ पे ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट ऐसा है, आप इसका ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ अ ट्रायंगल देखें, तो हम वेक्टर को जब उसके दो कंपोनेंट्स में लाइक डिवाइड करते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, तो ये बेसिकली इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये देखिए जरा, पी एस साइन थीटा। पी एस ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी और साथ में जो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल बन रहा है, तो ये उसका साइन लेके, तो आपके पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आ गया। अच्छा, अब अगर आपने इसको फाइंड आउट करना है तो आपके पास ये पॉइंट पी और एस हो जाए और तीसरी वैल्यू आपके पास वो थीटा गिवन हो, तो आप इजीली पी और एस से वो वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लोगे, देन आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे साइन थीटा से, थीटा आपको गिवन होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास ये डाटा इस फॉर्म में कंप्लीट डाटा नहीं गिवन, तो आप उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है। पी एस जो वेक्टर है उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे वेक्टर वी से, वेक्टर वी कहाँ पे है, वो ये वेक्टर है। ठीक है, जिससे हमने उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे और उसी की जो वेक्टर वी है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, आपके पास डिस्टेंस डी आ जाएगा। अब इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास जो एंगल है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ना, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो आपके पास आ जाएगा पी एस मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा और साथ में एन कैप जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया और एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होके वो खत्म हो जाता है। रिमेनिंग आपके पास जो वी का मैग्नीट्यूड है वो कैंसिल होकर आपके पास यही चीज़ वापस आ जाती है। लेकिन इस शेप में लिखने का बेनिफिट ये है कि आप वी और जो पी और एस पॉइंट्स हैं उनकी हेल्प से इसको फाइंड आउट कर लेते हो डिस्टेंस को। अब देखिए जरा एग्जांपल में, ये पॉइंट है हमारे पास एस, उसका हमने इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हमारे पास दो तीन चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी, एक तो पॉइंट एस आ गया, अब हमें एक पॉइंट पी चाहिए। वो पी पॉइंट जरा फिगर पे वापस है, कहाँ पे होगा वो रिक्वायर्ड लाइन के जो हमारी लाइन गिवन है जिससे हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना, उस लाइन के ऊपर वो पॉइंट पी होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के केस में हमारे पास ये लाइन ये गिवन है, इसके ऊपर अगर हमने कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, इसमें जो है वो लाइक ये क्या है भाई, टी को ना आप इसमें ज़ीरो पुट कर दो, जैसे अभी हम ऊपर बात कर रहे थे ना, टी 0 1 2 3, सॉरी 0 और 1 के दरमियान लाई करता है जब आप स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं, उसमें पैरामीटर की जो वैल्यू होती है, आप कोई भी 0 to 1 के दरमियान वैल्यू लेके इसमें रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास ना कोई पॉइंट आ जाएगा इस लाइन के ऊपर, रेड वाली के ऊपर।
तो हमें तो 1 पॉइंट चाहिए। तो आप आसान हल इसका ये है कि टी को 0 रिप्लेस कर दें, आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट पी आपके पास ये है, एस आपके पास ये है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे हमारे पास ये जो टी के कोफिशिएंट्स होते हैं, टी के कोफिशिएंट से आपके पास ना वेक्टर वी बन जाता है। ठीक है, टी का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे टी का कोफिशिएंट 2 है, तो ये वेक्टर वी आ गया। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। आपने क्या किया, पी एस वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। इस पी एस वेक्टर का जो वेक्टर वी है उससे उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके उसको रिप्लेस किया, नीचे वी के मैग्नीट्यूड, तो आपके पास स्क्वायर रूट 5 आ गया। ये डिस्टेंस आ जाएगा पॉइंट एस का फ्रॉम द लाइन एल। अच्छा, यहाँ पे देखें ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास ये पॉइंट पी ऑफ एक्स नोट वाई नोट जेड है। जेड नोट ये गिवन पॉइंट है, और पी हमारे पास कोई जनरल पॉइंट है। तो इसको यूज़ करते हुए ये एन कैप, सॉरी एन, हमारे पास एक वेक्टर है जो कि पूरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको वो कंसिडर करेंगे एक नॉर्मल वेक्टर। ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू पॉइंट दिस नॉर्मल टू दिस, ये जो आपके पास एन है ना, इसका ये नॉर्मल वेक्टर गिवन है। अब वो क्या होगा कि एन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे पी नॉट इंटू पी। आप जब इस पी नोट को इस पी से ज्वाइन करेंगे ये एक वेक्टर आ जाएगा, ये इस प्लेन पे पड़ा हुआ है, और ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये इस पूरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर आल्सो। सो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो यहाँ पे ये वाला वेक्टर और साथ में जो एन वेक्टर है, इनका जब वो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास ये जो इक्वेशन आ जाती है, इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और अगर आप इसको एक्सप्रेस करके लिख लें, जैसे एन की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें पी नोट और पी की वैल्यू रिप्लेस करें, तो आपके पास ना इसकी ये वाली फॉर्म आ जाती है। इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, और इसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है, हम इन तीनों में से यूज करके प्लेन की इक्वेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंड, ये उसके देखने से एन भी गिवन है, और ये हमारे पास वो पॉइंट ये भी गिवन है। आप क्या करेंगे, ये पी नोट जो है इसमें एक्स नोट वाई नोट जेड नोट ये पॉइंट्स आ जाएंगे, और ये हमारे पास एन कैप में ये ए की वैल्यू 5 है, डी बी 2 है, और सी -1 है। तो ये वैल्यू सिंपली आप ये जो कंपोनेंट वाली इक्वेशन है इसमें रिप्लेस कर दें, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये वाला ए इंटू एक्स माइनस एक्स नोट प्लस बी इंटू वाई नोट सी इंटू जेड माइनस जेड नोट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, इस केस में देखें जो एग्जाम्पल 3 है, इसमें हमें यहाँ 3 पॉइंट्स गिवन है। हमें एक्चुअली पॉइंट एक चाहिए था और एक चाहिए था उसके साथ नॉर्मल वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा ना आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि जैसे ये हमारे पास प्लेन है, एक पॉइंट ये ए यहाँ पे, ये बी यहाँ पे, ये सी यहाँ पे है, और जो हमारे पास वेक्टर एन है ना, वो इसके ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है वेक्टर एन। तो हमारे पास एन वेक्टर नहीं गिवन, हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से जैसे एक वेक्टर ये कंसीडर कर लें, एक वेक्टर ये कंसीडर कर लें, और इन वेक्टर्स का आपस में हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली आपने पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि वो दो वेक्टर्स जिसका आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं वो उन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और जनरली उसको ये कहा जाता है कि जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं उस पूरे प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है। सो आप जब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, आपके पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा जिसको आप कह देंगे कि वो नॉर्मल वेक्टर एन है, ये हमारे पास एन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इन्होंने देखें यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट किया हुआ है। ए बी वेक्टर मालूम कर लिया, ए सी वेक्टर मालूम कर लिया, और देन उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास एक नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों में से, इन तीनों में से सॉरी, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करें और नॉर्मल वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा, तो आपके पास ये उसकी इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की। ठीक है जी, आगे सर चलते हैं। हाँ जी, सर ये हमारी कोई, आखिरी क्लास है आज। हाँ जी। अच्छा देखिए बेटा, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा ना समझने वाली है। आप जैसे ना इसको कंसीडर, आप इसको कंसीडर करें, जैसे आप रूम में बैठे हैं तो ये
रूम की एक वॉल आ गई और ये रूम की दूसरी वॉल आ गई। ये वाली, ठीक है। तो आप इसको वॉल की बजाय अब ज़रा प्लेन कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास प्लेन 1 है और ये हमारे पास है प्लेन 2। तो ये दोनों वॉल्स जहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं आपके पास एक कॉर्नर बन रहा है ना। तो ये जो कॉर्नर बन रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन सी आपको शो हो रही होगी अपने अपने रूम में जहाँ पे आप बैठे हैं। आप इजीली ज़रा नज़र दौड़ा के देखें। इस लाइन को हम कह देंगे इट इज़ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। वो जो वॉल्स हैं आप उनको प्लेन कंसिडर करें, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो आपके पास लाइन बनेगी पूरी ऊपर से नीचे नीचे तक कोना जो बन रहा है वो दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है कि वो दो प्लेन्स की लाइन जब प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे देयर विल बी अ लाइन। नॉर्मली जब हमारे पास लाइन का इंटरसेक्शन होता है तो वो पॉइंट होता है क्योंकि एक लाइन ये है एक लाइन ये है और इस तरीके से पॉइंट होगा। लेकिन जब पूरे प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके पास एक पॉइंट नहीं बनता बल्कि एक पूरी स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। अब वो आपने हाँ एक और बात, प्लेन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अभी जैसे आपने पढ़ा तो उसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है और उसके साथ साथ ना आपके पास होता है एक नॉर्मल। तो अब जैसे हम इसको ले रहे हैं प्लेन 1 तो इस प्लेन 1 का भी कोई ना कोई नॉर्मल होगा। तो वो नॉर्मल क्या होता है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ ये n1 है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये दूसरा प्लेन है इसका जो नॉर्मल होगा वो n2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इन दोनों n1 और n2 का जब आपस में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है। वो परपेंडिकुलर वेक्टर ना आपकी वो जो कोना वाली लाइन है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, मैं इसको ना 2D पे आपको थोड़ा सा बना के, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वॉल है पूरी, मैं ऊपर तक मैं ऐसे करके मैं मेंशन नहीं कर रहा, आप कंसीडर कर लें कि ये ऐसे ऐसे इसके ऊपर वो पूरी सारी वो ना ये एक वॉल बनी हुई है। सिमिलरली दूसरी वॉल हमारे पास ये बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इस वॉल का जो आपके पास नॉर्मल वेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस वॉल का जो नॉर्मल वेक्टर है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये n1 और ये n2 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर्स, ठीक है। आप कंसीडर कर लें कि ये दोनों वेक्टर जैसे आपके बेस पे जो लाइक फ्लोर है उस पे पड़े हुए हैं। तो जो आपका परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्या होगा, वो यहाँ पे बन जाएगा परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। आप यहाँ पे बना लेंगे, पूरे प्लेन में कहीं भी बना लें, इट्स ओके, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब असल में ये जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बनना है वो क्या होगा, क्या हो गया, चुप करो। तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बेसिकली प्लेन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास पूरा एक ये वो प्लेन है और एक प्लेन आपके पास यहाँ पे है। तो इस तरीके से ना ये आपके पास, ओ ये कहाँ चला गया, सॉरी। तो ये आपके पास ना इस तरीके से उसका ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। अब क्लियर होगा। अच्छा जी, अब हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है। आपके पास जैसे ये एक प्लेन ये गिवन है एक प्लेन ये गिवन है, तो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल आपने फाइंड आउट कर लिए। नॉर्मल्स क्या होते हैं, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, दे आर कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के। तो यहाँ से देखेंगे 3 - 6 और जो -2 है ये इसके साथ n1 का ये आ जाएगा आई जे के कोफिशिएंट्स, ठीक है। जैसे आप इसको लिखें तो n1 आपके पास आ जाएगा 3i - 6j - 2 के, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कोफिशिएंट्स तरीके से बन जाते हैं। सिमिलरली आप n2 फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। उन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे तो ये आपके पास जो वेक्टर आएगा ये बेसिकली क्या होगा, ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी। ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या कहते हैं, वही जो स्ट्रेट लाइन है उसको वो कहते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ये थोड़ा सा बेटा समझने वाला। अ, आपने जैसे अभी पिछले पार्ट में, ये वाले पार्ट में उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। तो उसी इक्वेशन को आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर करना है तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट जिसको हम कहते होते हैं r0, और साथ में एक वेक्टर
जो कि लाइक जिसकी डायरेक्शन में या जिसके पैरेलल हम जो है वो लाइन फाइंड आउट कर रहे थे, तो उस तरीके से हमारे पास वो V1 V2 V3 और एक्स नोट वाई नोट जेड नोट रिक्वायर्ड होते हैं किसी पॉइंट में से गुजरती हुई लाइन को। अच्छा, इस केस में देखें हमारे पास ये जो हमारे पास लाइन थी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन थी, तो इसी के पैरेलल हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर v है ना, वो तो यहाँ से बन गया। अच्छा, अब अगर आपने पॉइंट फाइंड करना है, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास नहीं है, दो इक्वेशंस गिवन है प्लेन्स की। ठीक है, अब इन दोनों का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, बेसिकली वही हमें पॉइंट चाहिए, उसके ज्वाइन करने से ही हमारे पास वो बनेगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों का ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, दोनों प्लेन्स का। अब यहाँ पे इशू ये था, देर आर थ्री वेरिएबल्स बट इक्वेशंस आर टू। उनको आप यूनिक सोल्यूशन अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं, यू शुड हैव एट दैट इक्वेशंस। तीन वेरिएबल हैं, तीन होनी चाहिए थी इक्वेशन, तो उतनी इक्वेशंस नहीं है। आप क्या करोगे, z को जीरो पुट कर देंगे ना, तो आपके पास एक वेरिएबल कम हो जाएगा। z को आपने फिक्स कर दिया। आप x को भी फिक्स कर सकते हैं, y को भी फिक्स कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, जब इसको जीरो पुट किया आपने, तो यहाँ पे वेरिएबल्स दो दो रह जाएंगे, उनको साइमल्टेनियसली जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यूज वो, और साथ में ये जो जेड की वैल्यूज को मिलाएंगे, तो आपके पास ना ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा, जिसको हम एक्स नोट वाई नोट जेड नोट के तौर पर यूज करेंगे। उसके बाद ये आपने पैरामीट्रिक फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर देती है। ठीक है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। ये पॉइंट था, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन दिस पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है इंटरसेक्ट द प्लेन दिस। एक कोई एक लाइन है, ठीक है, और वो इस प्लेन को किसी न किसी पॉइंट पे कट करती है। हमने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है इन दोनों का, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई जेड इसमें रिप्लेस कर देंगे प्लेन की इक्वेशन में। सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास टी की वैल्यू -1 आ गया। ये -1 आप दोबारा फिर इसी में रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड में, तो सिंपलीफाई होकर ना यहाँ से आपके पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, चलिए अब ये जैसे आपने फाइंड किया था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो ये उसी से मिलता जुलता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, जैसे ये पॉइंट एस है, और ये जो प्लेन है आपके पास, ये आपके पास उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपके पास ना एक इसके अकॉर्डिंग देखें एन होना चाहिए। तो एन तो आप यहाँ से ढूंढ लेंगे इस तरीके से, हाँ, लाइक एक्स वाई और जो जेड के कोफिशेंट्स हैं, वो बेसिकली नॉर्मल के कोफिशेंट्स हो जाएंगे। तो एन तो आपके पास यहाँ से आसानी से आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ आप देख रहे हैं। रिमेनिंग रह गया, आपने पॉइंट पी फाइंड आउट करना है। अब इस केस में देखें, आपके पास ना एक इक्वेशन है। पिछले वाले में आपके पास देखें दो इक्वेशंस थी और वेरिएबल तीन थे। आपने क्या किया था, एक वेरिएबल को रिड्यूस किया था व्हाइल पुटिंग द वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप दो वेरिएबल्स को वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ये देखें जरा, एक्स को और जेड को 0 पुट करके, तो ये इन्होंने सिंप्लीफाई किया, तो वहां से वाई की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। ठीक है, आप किसी और दो को भी 0 पुट कर सकते हैं, तो तीसरे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो वो जो पॉइंट आपके पास वो पी आ जाएगा। आप उस पॉइंट पी का और एस को वेक्टर की फॉर्म में बना लेंगे, तो आपके पास पी एस वेक्टर बन जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे पी एस का डॉट प्रोडक्ट लेना है एन कैप के साथ। ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है, एन कैप एन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से जो है ना, आप वेक्टर एन की मैग्नीट्यूड ली और एन डिवाइडेड बाय एन मैग्नीट्यूड, तो इस तरीके से हमने उसका जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट ले लिया पी एस का और एन कैप का। यहाँ से हमारे पास वो आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है जी, और ये है आगे एंगल बिटवीन द प्लेन्स। अब देखें, हमने जब प्लेन की इक्वेशन पढ़ी है, तो जब प्लेन
वन पढ़ा आपने, उसके साथ आपके पास नॉर्मल वन आया, जब प्लेन टू था तो नॉर्मल टू आया। अब अगर आपने प्लेन्स के दरमियान में एंगल देखना है तो वो एंगल वही होगा जो उनके नॉर्मल्स के दरमियान एंगल बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मेंशन हो रहा है, ये दो प्लेन्स पड़े हुए हैं, एक ब्लू में है एक पिंक में है, और ये कट कर रहे हैं यहाँ पे। ये पिंक वाला ये नीचे को जा रहा है, ब्लू वाला उसको कट करते हुए यहाँ से आ रहा है। तो जो इन दोनों के दरमियान एंगल होगा वो वही होगा जो उन दोनों के नॉर्मल्स के दरमियान एंगल है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपने दो प्लेन्स के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना है आप क्या करोगे, उन दोनों के नॉर्मल्स फाइंड आउट किए, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपने जैसे डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था उसको आपने यूज़ किया फॉर्मूला को, और उस तरीके से जो है आपने उनके लाइक एंगल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये होता है कंप्लीट, और इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी, बाकी एक्सरसाइज ये है।